हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड के बारे में। साउंड यानी ध्वनि। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेव्स यानी तरंगे। आपकी वेव्स कितने टाइप की होती हैं? तो वेव्स हमारी दो टाइप की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? जो ट्रैवल करने के लिए जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपकी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। कौन सी वेव्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मैकेनिकल वेव्स की। दूसरी तरफ अगर बात करें नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। मीडियम जैसे कि आपकी एयर, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, तो किसी भी इन तीनों में से किसी भी मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ये केवल आपके वैक्यूम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। और वैक्यूम में कौन सी वेव ट्रैवल करती है? आपकी लाइट वेव। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका नॉन मैकेनिकल वेव का? लाइट वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। अभी तक अगर बात कर लें मैकेनिकल वेव की, तो ये ट्रैवल कहाँ करती है? मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कहाँ ट्रैवल नहीं करती है? वैक्यूम यानी कि निर्वात। और निर्वात क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा तक ना हो। ठीक है, तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? निर्वात। किसी भी तरह की गैस ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ना ही एयर हो। तो इस तरह का जो स्पेस क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे वैक्यूम। अब मान लीजिए ये एक दीवार है और आपने इस दीवार की तरफ को मूव किया और इसके सामने खड़े हो गए। अब अभी क्या है? दीवार और आपके बीच में क्या है? एयर है। और अगर मैं आपके और दीवार के बीच से कि एयर भी निकाल दूं, तो क्या क्रिएट हो जाएगा आप दोनों के बीच में? वैक्यूम, निर्वात। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव आपकी कहाँ ट्रैवल करती है? मीडियम में ट्रैवल करती हैं। और कहाँ ट्रैवल नहीं करती हैं? तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दो टाइप की होती हैं आपकी, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स को हम हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आप हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होते हैं? किसी भी वेव के पार्टिकल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं? आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड, एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तो बेसिकली साउंड क्या है? अगर इसको जनरल एक नॉर्मल भाषा में पूछा जाए तो बेसिकली साउंड क्या है? तो साउंड एक तरह का टकराव है। क्या है ये? एक तरह का टकराव, यानी कि आघात, यानी कि चोट। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और उसी वाइब्रेशन से क्या होती है? आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यानी कि टकराव पैदा हुआ। टकराव से आपके क्या पैदा होंगे? वाइब्रेशंस, कंपन। और कंपन से क्या बनेगी? आपकी साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं साउंड क्या है आपका? वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट थे। मान लीजिए ये आपके पास एक ढोलक है और ये ढोलक के साइड्स, किनारे, जहाँ पे बजाते हैं ढोलक पे, मतलब मारते हैं ना इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या किया?
आपने यहाँ पे अपना हाथ मारा, इधर भी हाथ मारा, तो आप बजाने लगे इसको, तो आपका हाथ और ये दोनों के बीच टकराव हुआ, चोट लगी, आघात हुआ, तो क्या होगा, ये जो इसका पर्दा है, ठीक है, ये जो पर्दे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। चोट लगने के बाद वाइब्रेट होंगे, तो वाइब्रेशन से क्या पैदा होगी, आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आई होप आप ये बेसिक सी चीज़ समझ गए होंगे कि वस्तुओं के कंपन करने से क्या होता है, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये होगी पहली बात। जो आपकी साउंड वेव है वो कैसी वेव है, वो एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या बोल देंगे, साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि आपकी कैसी तरंग है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। यांत्रिक यानी कि यांत्रिक कौन सी ध्वनि होती है, यांत्रिक कौन सी वेव्स होती हैं, सॉरी, तो यांत्रिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कौन कौन से होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये क्या होती हैं आपकी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में भी आपके क्लियर कर चुके थे कि आपकी साउंड वेव कैसी वेव है, आपकी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो कैसी होगी, यांत्रिक होगी, यानी कि उसको ट्रैवल करने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। ठीक है, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। दूसरी बात ये कैसी है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कौन सी वेव्स होती हैं, तो अनुदैर्ध्य वेव्स वे होती हैं जहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं, वेव के आगे पीछे ट्रैवल करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स ये होती हैं जहाँ पे वेव के पार्टिकल अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बट हमारी जो साउंड वेव है वो कैसी वेव है, अनुदैर्ध्य है। तो यानी कि इसके जो पार्टिकल होंगे वो आगे पीछे ट्रैवल करेंगे, आगे पीछे आगे जाएंगे, फिर अपनी मेन पोजीशन में आएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर मेन पोजीशन में आएंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, ये अपने आगे वाले जो पार्टिकल हैं उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी वेव प्रोड्यूस होती है। ये बात समझ आ गई, ओके। तीसरी बात कर लेते हैं, ध्वनि ठोस, तरल और गैस सभी माध्यमों में चल सकती हैं। यानी अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या बोल देंगे, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बट आपकी जो ध्वनि है ये ठोस, तरल और गैस में तो चल सकती है। एक कौन सा मीडियम है जहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो उस मीडियम का नाम है वैक्यूम। ठीक है, साथ में लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, किंतु निर्वात में नहीं, यानी कि वैक्यूम में नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बट नॉट इन वैक्यूम। वैक्यूम मैं आपको बता चुका हूँ, वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ भी ना हो, आपकी एयर भी ना हो। ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेस में सारे में वैक्यूम है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको, ध्वनि ठोस, तरल और गैस सभी माध्यमों में चल सकती है किंतु निर्वात में नहीं।
इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ध्वनि आपकी मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव क्या होती है आपकी? किसी मीडियम में चल सकती हैं, यानी कि किसी मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं आपके? ठोस, तरल और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, वैक्यूम में वो यानी कि निर्वात में आपकी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई है? कोई डाउट? ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। हमने बात की यहाँ पे कि आपकी जो ध्वनि है ठोस, तरल और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि इन तीनों मीडियम में जो है आपकी साउंड की जो स्पीड है वो कितनी होती है। तो बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ध्वनि की चाल की, किसके रेस्पेक्ट में? आपके ये इन तीनों मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठोस, तरल और गैस के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा तेज किस में होती है आपकी? सॉलिड्स में होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी लिक्विड्स में होती है। फिर थर्ड नंबर पे होती है, यानी कि सबसे कम जो होती है आपकी, वो किस में होती है? गैसेस में होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ। ये वो एग्जांपल लिखूंगा जो आपके ज़्यादातर पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यानी कि सॉलिड में अगर उसने पूछ लिया स्टील, स्टील के आपका सॉलिड तो है, स्टील में कितनी होती है आपकी? तो अप्रॉक्स 1500 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, लिक्विड में अगर हम बात कर लें वाटर की, ठीक है, तो वाटर में कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? ये होती है आपकी अप्रॉक्स 51500 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये भी आपकी अप्रॉक्स होती है। अप्रॉक्स यानी कि आसपास, इसके एग्जैक्ट ये नहीं मान लेना, इसके आसपास। गैस की अगर बात कर लें तो गैस में होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर अपॉन सेकेंड। कहाँ? ये आपकी रूम टेम्परेचर होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको रूम टेम्परेचर पर मान लेते हैं, यानी कि आइडल कंडीशन जो होती है एयर में, जो होती है आपकी साउंड की स्पीड, वो 343 मीटर अपॉन सेकेंड होती है, यानी कि एक सेकेंड में वो 343 मीटर ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई साउंड की स्पीड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मीडियम में। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट किस तरह की वेव है आपकी? लाइट है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव कहाँ पे ट्रेवल करती हैं आपकी? वैक्यूम में करती हैं। ठीक है, मीडियम में भी करती हैं, बट ये वैक्यूम में ज़्यादा तेज करती हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? वैक्यूम में होगी। वैक्यूम यानी कि निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो, स्पेस। ठीक है, स्पेस में चले जाओ तो वहाँ पे क्या है? वैक्यूम ही वैक्यूम मिलेगा आपको। उसके दूसरे नंबर पे होती है आपकी एयर में, फिर आपका लिक्विड, और फिर आपका सबसे जो कम होती है लाइट की स्पीड सॉलिड में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। सबसे ज़्यादा आपकी क्या थी साउंड की स्पीड? सॉलिड में थी, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में, और यहाँ वैक्यूम में कुछ नहीं थी, वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर रही थी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, एयर में सबसे, उसके दूसरे नंबर पे, फिर लिक्विड में तीसरे नंबर पे, और सॉलिड में सबसे कम। ठीक है, सही बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं।
ये आपका मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ साउंड, और ये आपका नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। ओके, कंफर्म। ओके, अब जो आपकी वैक्यूम और एयर में जो स्पीड होती है लाइट की, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, या फिर इसको इस तरह भी लिख लेते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, चलो अब आपने एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखा होगा कि जब भी कभी बारिश होती है, ठीक है, और बिजली तड़कती है, तो बिजली तड़कने की जो आवाज़ है वो आपको बाद में सुनाई देती है, लेकिन जो लाइट है उसकी वो आपको पहले दिखाई देती है। लेकिन हो तो दोनों साथ ही रहे हैं, लेकिन आपको पहले लाइट दिखाई देती है, आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों रीज़न मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसका आंसर जो है आपके सामने है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, जो आपकी लाइट है वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है? 3 लाख किलोमीटर अपॉन सेकंड की स्पीड से चल रही है। अगर मैं बोलूँ 1, तो वो कितना ट्रेवल करेगी आपकी लाइट? 3 लाख किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें साउंड की, अगर मैं बोलता हूँ 1, यानी कि 1 सेकेंड, तो वो कितना ट्रेवल कर रही है? 343 मीटर। अब ये नंबर और ये नंबर कंपैरिजन करो, ये नंबर कितना ही गुना बड़ा है? ये 3 लाख किलोमीटर और ये है 343 मीटर, यानी कि आपकी जो साउंड है वो 1 सेकेंड में 343 मीटर ही ट्रेवल कर पा रही है, 1 किलोमीटर तक भी नहीं जा पा रही है। और आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रही है? 3 लाख किलोमीटर। तो इसी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के। तो इसी रीज़न की वजह से क्या होता है, आपको आवाज़ बाद में सुनाई देती है, और जो आपकी लाइटिंग है जब बिजली तड़कती है, ठीक है, तो वो पहले आपको दिख जाती है। तो यही रीज़न है। ओके, अब बात कर लेते हैं, आपने जो किताब वगैरह होती हैं साइंस की, फिज़िक्स की, और आपने वेव का चैप्टर जब भी पढ़ा होगा, वेव के बारे में कहीं भी आया होगा, तो आपने वेव की जो फॉर्म देखी होगी किताब में, इस तरह देखी होगी बनी हुई। ठीक है, आपने जो देखा होगा वेव की फॉर्म जो होती है वो इस तरह बनी हुई होती है किताब में। कोई सी भी किताब हो आपकी, ठीक है, सब में आपको इसी तरह मिलता है पैटर्न। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम दोनों वेव की बात लेके चलेंगे यहाँ पे, कि ट्रांसवर्स वेव्स की बात भी करेंगे और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात भी करेंगे। तो आपकी जो बुक्स होती है वो इसी तरह की क्यों बनाते हैं वेव, ठीक है, सब किताब में। तो देखो क्या होता है, इसको ट्रांसफर वेव्स के हिसाब से समझो, ठीक है, आसान पड़ेगा। ट्रांसफर वेव्स के हिसाब से अगर हम लेंगे इसको तो इजी पड़ेगा। अब ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल होता है वेव का वो क्या करता है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, इस तरह अप डाउन। मेन पोजीशन ये रही इसकी, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और ये काम जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वेव फॉर्म बन जाती है वो, समझ रहे हो? ठीक है, अब ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसको क्या कहते हैं हम, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट, यानी कि आपका श्रृंग। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट जो होता है ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और ये डाउन वाला जो होता है, ये वाला नीचे वाली वेव का जो है, ये हाफ वेव है, इसका नीचे का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका थ्रफ, यानी कि गर्त। ठीक है, तो अब ये वाला
और ये वाला, इस वाले फेज यानी कि आपका ये पहले क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट का जो ये है एक फेज बन गया। ये क्या होगा आपका, ये जो डिस्टेंस है एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। सेम एज एक गर्त से लेकर दूसरे गर्त की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, यानी कि इसके बाद ये वाला आना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये वाला लिया और ये वाला ले लिया ना, ये फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा ये हो गया, लैम्डा ये हो गया, ये हो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज होना चाहिए, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी वेवलेंथ। सेम एज यहाँ पे भी जो ये वाला गर्त है और ये वाला गर्त है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपकी वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा, उसको लैम्डा से उसको डिनोट करते तो हमने यहाँ पे लैम्डा ले लिया। ओके, अब ये देखो ये पूरा जो था पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा था, तो पहले अप गया फिर डाउन हुआ, तो यहाँ पे इसने एक वेव फॉर्म बना दी पूरी, ये वेव फॉर्म कंप्लीट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हो गए, दो जो आपकी ये हैं एंगल्स हैं, दो कला कह लो इनको, तो ये दो कलाओं के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, ये भी आपकी वेवलेंथ ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा आपको बुद्धिजीवी नहीं बनाना, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाए इसी हिसाब से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दो क्रमागत क्रस्ट या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो कलाओं के बीच की दूरी क्या होती है, या फिर कह लो पूरी ये जो वेव फॉर्म है पूरी वेव फॉर्म के, हाँ, दो कलाओं के बीच की दूरी आपकी वेवलेंथ होती है, यानी कि आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो हम क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें वेवलेंथ, क्या हो जाएगा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हो जाएगा आपका दो क्रमागत श्रृंग या थे क्रस्ट या गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है, क्या होता है आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब इसको इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts और तरफ is called wavelength। तो आई होप आपको वेवलेंथ और ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से पता कर लिया कि हमारी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की। अब देखो, एक सेकंड में ये जो आपका पार्टिकल है एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है। मान लो एक सेकंड में 5 बार अप एंड डाउन हो गया, 5 बार ये इस तरह गया, फिर 5 बार यानी कि पूरी वेव फॉर्म बनाई, फिर वेव फॉर्म बनाई दूसरी, फिर तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पांचवी बनाई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब मान लो आपका छोटा भाई है और आप बड़े भाई हो, आपके छोटे भाई के साथ लड़ाई होगी और आपने क्या किया, अपने भाई के एक सेकंड में 3 थप्पड़ मार दिए। ठीक है, एक सेकंड में क्या हुआ, आपने अपने छोटे भाई के 3 थप्पड़ मार दिए, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी थप्पड़ मारने की, 3 होगी। ठीक है,
तो इस तरह, तो यानी कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है बोल देंगे, फ्रिक्वेंसी हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, तो क्या बोल देंगे, एकांक समय में माध्यम के कणों के द्वारा कंपनों की संख्या, ठीक है। एक सेकंड में जितनी बार वो वाइब्रेट होगा, जितनी बार आपने थप्पड़ मारी, एक सेकंड में मान लो आपने 5 थप्पड़ मार दिए, तो आपके जो थप्पड़ मारने की जो फ्रिक्वेंसी होगी एक सेकंड में वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। एक सेकंड कितनी बार हो रहा है वो काम, ठीक है। तो कंपनों की संख्या क्या होती है आपकी, तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ओके, अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। द नंबर ऑफ oscillations by the particles of medium in पर सेकेंड, ध्यान रखना पर सेकेंड पे होना चाहिए ये, ठीक है। पर सेकेंड नहीं है, अगर पर मिनट है तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, फिर वो गलत है, ठीक है। इन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने साउंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। साउंड क्या होती है, किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। साउंड कैसी वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव में किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने साउंड के ये पढ़ा कि साउंड किस किस मीडियम में ट्रैवल कर सकती है और कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर हमने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ पे मिनिमम होती है। फिर हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है। एयर में कितनी होती है, एयर या फिर वैक्यूम कह लो कि कितनी कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और क्यों, किस रीज़न की वजह से हमें जब बिजली तड़कती है पहले लाइट दिखाई देती है उसकी, बाद में आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो आज हमने पता किया। किताब में जो आपकी वेव फॉर्म है इस तरह क्यों बनाई जाती है ये पता किया हमने। यहाँ से आपके वेवलेंथ की डेफिनेशन मिली हमें यहाँ पे, और हमें आपकी फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन हमें मिली यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वेवलेंथ का, फ्रिक्वेंसी का, साउंड की स्पीड का, लाइट ऑफ स्पीड का और साउंड का, ये क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।